अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी जो कि हिंदी साहित्य जगत के वो मूर्धन्य रत्न हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। एक दृष्टि से मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य जगत में गद्य साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त परंपराओं को एक प्रकार से ग्रहण किया, उनका संयोजन किया और फिर अपनी अभिव्यक्तियों में उनको अभिमंडित किया। उन्होंने उसे इसके भावी विकास हेतु जीवन के विविध पक्षों से युक्त कर एक ऐसी दिशा प्रदान की जिससे हिंदी के कथा साहित्य को चतुर्दिक पल्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर मिला। उनके उपन्यास स्वयं में युग जीवन के सजीव चित्र हैं। हिंदी का सामान्य से सामान्य पाठक भी उनके नाम से भली भांति परिचित है और उनके साहित्य में व्याप्त जो एक अंतर चेतना है वो पाठक के हृदय को तत्काल स्पर्श करती है। जिस प्रकार काव्य के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने जन साधारण को प्रभावित किया, उसी प्रकार प्रेमचंद ने कथा साहित्य के क्षेत्र में सामान्य पाठक को प्रभावित किया। प्रेमचंद के पूर्व भी उपन्यास लिखे जाते रहे, परंतु प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी और काल्पनिक रोमांस से युक्त होने के कारण मानव के यथार्थ जीवन से दूर था। जो प्रेमचंद से पूर्व का उपन्यास साहित्य लिखा गया है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उस उपन्यास साहित्य में आपको जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी, काल्पनिक रोमांस सारे विषय देखने के लिए मिलेंगे, सारे वर्णन मिलेंगे, लेकिन जो एक मानव व्यथा का यथार्थ चित्रण है उन सब से वो सारे उपन्यास दूर रहे। और ये जो मानव बोध है, मानव जीवन का यथार्थ अवतरण है, ये प्रेमचंद जी को उपन्यासों में था। वे उपन्यास कौतूहल सृष्टि कर केवल मनोरंजन मात्र के लिए करते थे, लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो मानव चरित्र का चित्रण है। यदि कहा जाए कि पूर्व का हिंदी उपन्यास दूर था और प्रेमचंद हिंदी के मौलिक उपन्यासकार हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। जो एक मौलिकता प्रेमचंद जी के उपन्यासों में है वो किसी के उपन्यासों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए नव निर्माण के बीच कभी कोई उपन्यासकार किसी पौराणिक या सामाजिक कथानक का आधार लेकर कोई उपदेशात्मक कृति प्रस्तुत कर देता था और कभी कोई महत्वपूर्ण रचना सामने आ जाती थी, परंतु सामाजिक प्रगति और जीवन की वास्तविकता में बैठकर उसके पर्याप्त और प्रभावशाली चित्र हमारे प्रारंभिक उपन्यास अधिक मात्रा में नहीं दे सके। हिंदी में अभी नवीन सामाजिक चेतना का उदय नहीं हुआ था। उपन्यास के इस निर्माण और अनुवाद के प्रारंभिक युग को पार करते हुए हिंदी उपन्यासों के उस युग में पहुंचते हैं जिनका शिलान्यास प्रेमचंद जी ने किया और जिसमें आकर हिंदी उपन्यासकार एक सुनिश्चित कला स्वरूप को प्राप्त कर अपनी आत्मा को पहचान सकाए तथा अपने उद्देश्य से परिचित होकर उसकी पूर्ति में लग सका है। तो ये जो वैशिष्ट है, ये जो कला है, कौशल है, ये हमें प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मिलता है। प्रेमचंद जी से पूर्व के उपन्यासों में हमें ये सब देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो प्रेमचंद जी जो कहा जाए कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म बनारस के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 में और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था। पहले इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया और बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखा। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार तथा शेख मखमूर
शीर्षक कहानियों का संग्रह सोजे वतन नाम से छपा। इन कहानियों में देश प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें उनके उपन्यास में आते हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। कहानी है प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है ये, और जीवनी साहित्य महात्मा शेख सादी, दुर्गादास आदि। अब इसके अतिरिक्त यदि हम प्रेमचंद जी के समय की जो युगीन परिस्थितियां रही हैं उन पर थोड़ी सी दृष्टि डालें तो प्रेमचंद जी की जो युगीन परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, तत्कालीन परिवेश होता है, जो स्वरूप होता है, तो जो वातावरण होता है, वो साहित्य को हर ओर से प्रभावित जरूर करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस वातावरण में जन्म लेता है, जिस वातावरण में वो पल्लवित पुष्पित होता है, उस परिवेश का प्रभाव उस पर ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक मनोभाव हैं, जैसे कि करुणा है, ममता है, प्रेम है, उदारता है, सहिष्णुता है, निडरता है, सत्यनिष्ठा है, परहित चिंतन आदि, ये सारी परिस्थितियों के कारण अपने आप उसके हृदय में स्फुरित होते हैं और इनसे संपृक्त होते होते वह अपने आप को इनमें इस प्रकार ढाल लेता है कि उसके शब्दों में, उसके अर्थों में, उसके भावों में ये मनोभाव उतरने लगते हैं और इन्हीं मनोभावों की शिला पर जन्म लेती है साहित्य की शक्ति। और जब वो साहित्य की शक्ति इस शिला पर जन्मती है तो इसी से जन्म लेने के कारण ये गुण उसके साहित्य पोथी में भी जन्म लेते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, प्रेमचंद ऐसे ही सच्चाई थे, देशभक्त और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, उसके आगे मशाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई थी। केवल महफिल सजाने और मनोरंजन का सामान जुटाने वाले साहित्यकार हरगिज नहीं थे, वह एक युग निर्माता साहित्यकार थे। केवल साहित्य में युग को नाम देने वाले नहीं थे, बल्कि अपने समय के सामाजिक जीवन को एक नई रीति, नई दिशा प्रदान करने वाले थे। तो कथाकार प्रेमचंद जी के जो व्यक्तित्व का निर्माण है, जो उनके कृतित्व का निर्माण है, वो उनकी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर गुजरा। तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों का जो संक्रमण था उससे वो गुजरे और जहां से वो गुजरे, जहां उन्होंने दृष्टि डाली, उसने अनायास ही उनके साहित्य में प्रवेश किया। प्रेमचंद ने जिस समय अपना साहित्यिक कार्य आरंभ किया था ना, उस समय दिल्ली साहित्य में परंपरागत रूढ़ियां और रीति रिवाज, सामाजिक संस्कारों के प्रति विरोध का, मुक्त और सुखद वातावरण में सांस लेने की आकांक्षा का तथा व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय गौरव की तीव्र भावना का थोड़ा बहुत आभास मिलने लगा, पर आग्रह के साथ जीवन की वास्तविकताओं के निकट आने तथा आज की अंधकारपूर्ण अवस्था से मुक्त होकर एक नए समाज के लिए कटिबद्ध होने की अडिग आकांक्षा, यानी कष्ट एवं यातनाएं भोगने वाले संसार की छटपटाती सजग आत्मा की अभिव्यक्ति उस रूप में उभर कर रही। प्रेमचंद की कथा साहित्य में व्यवस्था के प्रति सिर्फ व्यक्ति ही अपने छुटपुट प्रतिक्रियाएं नहीं करता, बल्कि पूरा समाज ही अपना अनवरत, अप्रतिहत तथा क्रमशः सघनंतर प्रतिक्रियाएं करता है। व्यक्ति प्रेमचंद में बहुत कुछ मौन सा रहता हुआ प्रतीत होता है, वह प्रतीक बनकर आने लगता है। यहाँ प्रतिक्रिया का धरातल पूरी की पूरी व्यवस्था है, उनके यहाँ विचित्र घटनाएं नहीं होती, असाधारण और आदर्श चरित्र नहीं होते, पीड़ित, शोषित और दलित भारतीय मानव की द्रोही आत्मगौरव को अक्षुण्ण बनाए रखते। यहाँ जो कहा गया है उसके कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने कहीं पर भी दिव्यता को उतारने का प्रयास नहीं किया। जो अलौकिक था उसकी प्रशंसा के लिए उन्होंने लेखनी नहीं चलाई। उन्होंने अपनी लेखनी
उन व्यक्तियों के चलाई, उस मानवता के लिए चलाई जो मानवता उस एक संघर्षमयी स्थिति के मध्य, उस परिवेश के मध्य जकड़ी हुई थी, रो रही थी और उस शोषण के कारण आर्तनाद कर। तो ये जो परिस्थितियां उनके साहित्य में उतरती हैं, वो उनके साहित्य को सर्वोपरि बना देती हैं, सर्वप्रिय बना देती हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद एक स्तर पर खुद लिखते हैं कि स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता। यह मानव चरित्र की कालिमाएं नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएं दिखाता। तो प्रेमचंद ने ना तो अतीत के गुण गाए हैं, ना भविष्य की मोहक छवि को उतारा है, वरन उन्होंने मानव संस्कृति के वैशिष्ट्य को और जो मानव संस्कृति का तत्कालीन परिवेश के मध्य एक आर्तनाद था, उसको अवतरित किया है। यदि प्रेमचंद युगीन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन किया जाए तो उस समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी और प्रारंभ में यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सत्ता जमाने लगी। अंग्रेज भारतीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध रखना चाहते थे और भारतीय सभ्यता ग्राम जीवन पर आधारित थी। अंग्रेजों को इस तथ्य का पता था, इसलिए वे अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर गांव के रास्ते ही इस देश में घुसे और यही कारण है कि 1857 का विद्रोह ग्राम केंद्रों में अधिक उभर कर सामने आया। ग्रामीण जनता ने अंग्रेजों को ज्यादा अधिक अपना दुश्मन समझा और इस आंदोलन के असफलता के बावजूद अंग्रेजी साम्राज्य को डामाडोल कर दिया। इंडियन म्यूटिनी के लेखक जॉन ने लिखा है कि गंगा पार के इलाके में ही नहीं, दोआब के जिलों में भी ग्रामीण जनता उठ खड़ी हुई थी और जल्दी ही ऐसा कोई आदमी गांव या शहर में नहीं बचा जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा ना हुआ। तो ये तो उस समय का जो हम देखते हैं कि राजनीतिक वातावरण है, एक एक व्यक्ति क्योंकि शोषण से परेशान था तो अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। तो और ये सत्य भी है कि जब तक इंसान सहन करने की क्षमता रखता है तब तक सहन करता रहता है, लेकिन जब परिस्थितियां सर से ऊपर हो जाती हैं तो शोषण का विरोध, उसके प्रति विद्रोह की जो लहर है वो एक क्रांति बनकर विकराल रूप धारण कर लेती है। सर देसाई ने इस स्थिति को संकेत करते हुए कहा है कि समस्त भारतीय जनता को जान पड़ा कि अंग्रेजी विदेशी शासन उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध रखना चाहते थे, तो इसलिए वो सब उसके विरोध में खड़े हुए। वास्तव में अंग्रेजों की राजनीति दो मुही थी। एक ओर वे भारतीय अर्थव्यवस्था और चेतना को पंगु बना रहे थे, दूसरी ओर विकल्प के रूप में अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभ लाकर संस्थानों का निर्माण कर रहे थे। उनकी लूट जितनी खतरनाक थी उससे ज्यादा खतरनाक उनकी विकल्प व्यवस्था के चक्र थे। इस स्थिति को सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त किया है विचारकों ने और कहा है कि अंग्रेजी शासन की प्रारंभिक स्थिति में भारतवर्ष में सीधी लूट के रूप में अतुल खजाना लेकर जाया गया, लेकिन भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर इस लूट का कोई असर उतना नहीं पड़ा जितना कंपनी द्वारा सिंचाई और जन कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण और अधिक असर हुआ। देश में अंग्रेजी भूमि व्यवस्था के अनुसार भूमि पर व्यक्ति के स्वाधिकार को मान्यता तथा भूमि विक्रय और बेदखली के नियम और भारत के से विदेश को निर्यात होने वाली चीजों की भारी चुंगी के कारण वैसे इतना ही बस नहीं था। 1813 के बाद अंग्रेजी उद्योगपतियों के भारत आक्रमण ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूपेण ध्वस्त कर दिया। तो ये जो परिस्थितियां उस समय की रही, बहुत ही दयनीय परिस्थितियां रही। राजनीति के रूप में एक राजनीतिक चक्र उस समय चल रहा था, बहुत सारे युद्ध हुए, आक्रमण हुए,
और अनेक प्रकार से जो सामान्य जनता है अंग्रेजों के विरोध में आगे बढ़ी। गांधी जी ने भी जो है अपना योगदान जिस रूप में भारतीयों को एकत्रित करते हुए स्वतंत्रता के लिए दिया वो अपूर्व है। आगे चलकर गांधी जी और वायसराय में समझौता हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर स्थगित कर दिया गया और इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए लंदन भेजना भी स्वीकार किया। प्रेमचंद गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी 20 वर्ष की नौकरी छोड़ दी। तो 1921 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, वे मारवाड़ी स्कूल में नौकरी करते समय भी कांग्रेस में काम करते थे और 1922 के एक पत्र में उन्होंने निगम को लिखा था कि लखनऊ में कैदियों से मिलने जाऊंगा। असहयोगी होते हुए भी उनका झुकाव कांग्रेस के गरम दल की ओर था और उनकी धारणा थी कि स्वराज्य के लिए इस देश को लोगों को डटकर लड़ना ही है। तो प्रेमचंद ने अपनी कलम के माध्यम से आजादी के संघर्ष में सहयोग दिया। उनकी इच्छा थी कि रचनाएं भी स्वतंत्रता प्राप्ति की ही हों और वो अपनी कामना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हाँ यह जरूर चाहता हूँ कि 2-4 उच्च कोटि की रचनाएं छोड़ पाऊं, लेकिन उनका उद्देश्य भी स्वतंत्रता प्राप्ति ही हो। तो जो तत्कालीन राजनीतिक परिवेश है वो उनके साहित्य में, उनके गद्य में, उनकी लेखनी में अवतरित हुआ और स्पष्ट उसका दर्शन किया जा सकता है। तत्कालीन अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को क्योंकि प्रेमचंद ने बिल्कुल पास से देखा था, उनका युग राजनीतिक हलचल का युग था, वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम का युग था। प्रेमचंद जी के युग में अगर सामाजिक दृष्टि से उसका वर्णन किया जाए तो उस समय में नारी के प्रति एक क्रूर दृष्टि देखने के लिए मिलती है और जो एक सम्मान नारी को मिलना चाहिए वो सम्मान उस समय में उसे नहीं दिया जाता था। सती प्रथा जो कि प्राचीन काल में स्वेच्छा से चल रही थी और स्वेच्छा से पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने आप को अग्नि में ध्वस्त कर देती थी, लेकिन इस समय तक आते आते वो उसके लिए बाध्य कर दी गई थी। इच्छा ना होते हुए भी उसे जो है पति के साथ मरने के लिए बाध्य किया जाता था और किसी भी रूप में समाज इस पक्ष में नहीं था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी जीवित रहे। इसी के साथ प्रेमचंद जी ने यह भी देखा कि विधवाओं से पवित्र आचरण कराना असंभव है। वे अनेक तरह की आर्थिक और नैतिक दास्ताओं में बंधी थी। संयुक्त परिवार की विधवाएं कई प्रकार की समस्याएं झेलती थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो एक नारी का जीवन है वो दुर्बलताओं से युक्त था और बहुत अधिक दयनीय स्थिति को प्राप्त था। डॉक्टर मजूमदार जी ने कहा है कि हिंदू समाज की अशिक्षा जन्य जड़ता का सबसे भयंकर परिणाम हिंदू नारियों को भोगना पड़ रहा था। यदि शिक्षित समाज का ध्यान उसको प्रथा की ओर गया भी तो शासन की प्रतिक्रिया भी तटस्थता से की थी। कंपनी सरकार यह निश्चय कर चुकी थी कि वह भारत की प्रजा के धर्माचरण के विषय में पूर्ण तटस्थता की नीति अपनाए। परंतु राजा राममोहन राय ने बहुत कठिनाई से देश में घूम घूमकर इस प्रथा के विरोध में जनमत तैयार किया। इसके लिए उन्होंने पुरातन पंथियों से संघर्ष करा और शास्त्रों से प्रमाण लेकर अपने पक्ष का प्रतिपादन किया। उन्होंने अत्यधिक संघर्ष किया और उसका परिणाम ये था कि 4 दिसंबर 1829 को रेगुलेशन संख्या 17 के अनुसार सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और विभिन्न समाज सुधारकों के दलों ने, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज सभी शामिल थे, अपने ढंग से समाज को नया बना डालने का संकल्प किया। जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ इन संस्थानों ने प्रचार के लिए प्रयत्न किए। अपने देश में नारियों के बीच शिक्षा का प्रचार किया और सबसे पहले ईसाई मिशनरी आए। 1813 में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार ईसाइयों को भारत में प्रचार कार्य करने की आज्ञा मिल गई थी और अब ये प्रचार तेजी से बढ़ने लगा।
कुलीन घरों की बालिकाओं को उनके अभिभावकों ने ईसाइयों द्वारा चलाए गए स्कूलों में नहीं भेजा, परंतु ईसाइयों ने गरीबों और उपेक्षित छोटी जातियों को प्रलोभन देकर शिक्षा देने के साथ साथ ईसाई भी बने। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा के आदि प्रचारकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। जैसे जैसे देश में यह राष्ट्रीय जागृति फैलती गई, वैसे वैसे यह प्रयत्न भी हुआ कि विदेशी सरकार भारत के सामाजिक सुधार में के कामों में अड़ंगे लगाएगी या नहीं लड़ाए। तो इस तरह के आंदोलन के प्रवर्तक जो है बाल गंगाधर तिलक रहे, और कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, जिनका कहना था कि शिक्षा की आवश्यकता केवल सरकारी काम के लिए है और उसके लिए पुरुष पर्याप्त है, स्त्रियों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा विभाग में काम करते समय बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई। कभी कभी वह अपने वेतन से पैसे निकालकर बालिका विद्यालयों की सहायता भी करते थे। तो इस समय में जो एक सामाजिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, उन गतिविधियों में प्रमुख रूप से स्त्री शिक्षा के प्रति कार्य किया गया और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनके माध्यम से स्त्रियों के सम्मान के लिए लड़ा गया, जिसके द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के लिए और अनेक प्रकार की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए, अनेक प्रकार से उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको अधिकार दिलाने के लिए बात की गई। नारी जागरण की बात करें तो तत्कालीन समाज में स्त्री जाति की जो दुर्दशा हो रही थी, तो उन सब के लिए उस समय इस प्रकार के जैसे पाश्चात्य संस्कार भी आए, उनके कारण भी नारियों की चेतना का प्रसार हुआ और 20वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास एवं भारतीय जीवन के केंद्र जो हैं वो राजनीतिक रूप में सामने आते हैं और पुरुष के हर काम में हाथ बटाने के लिए नारी आगे आई और घर की चार दीवारी से बाहर निकली, बल्कि सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों को भी समझने लगी। प्रेमाश्रम की विलासी, गबन की जालपा, कर्मभूमि की सुभद्रा और मुन्नी और सलोनी तथा गोदान की धनिया और सोना सारी यंत्रणाओं के बावजूद एक ऐसी स्त्री पात्र हैं जिन्होंने जागृति का परचम लहराया। तो प्रेमचंद जी के साहित्य में तत्कालीन बेड़ियों में बंधी हुई जो स्त्री की दुर्दशा है उसको अभिव्यक्त किया गया है और उसी के साथ साथ उनको बाहर निकालने की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी का साहित्य नारी गृहिणी पद से आगे बढ़कर समाज कार्य, राजनीति का अर्थ समझने वाली नारी के रूप में दिखाई देता है और इसके द्वारा प्रेमचंद जी ने नारी को सम्मान देने की बात भी कही है। इसी के साथ साथ जो प्रेमचंद जी का साहित्य है उसमें तत्कालीन जो आर्थिक स्थितियां हैं और जो सांस्कृतिक धार्मिक परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है और उनके साहित्य में धार्मिक स्थितियों के रूप में 19वीं शताब्दी से ही क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन को प्रारंभ किया और उस समय हिंदू समाज की धार्मिक स्थिति का निर्धारण करते हुए श्री R.C. मजूमदार कहते हैं कि उस समय की हिंदू जनता के लिए धर्म का अर्थ था कर्म कांड की दास्तान। तो कर्म कांड बहुत अधिक प्रचलित था और इसका वर्णन भी प्रेमचंद जी के साहित्य में अवतरित होता है। साहित्यिक परिस्थितियों में कहें तो हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का आगमन एक शलाका पुरुष की भांति हुआ और प्रेमचंद का कथा साहित्य न केवल भारतीय साहित्य में अपना स्थान रखता है अपितु पाश्चात्य साहित्यकारों के समकक्ष स्वयं को स्थायित्व प्रदान करता है। इस संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां मुख्यतः सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से संबंध है। समाज की सीमा में ग्रामीण और नगर के क्षेत्र आते हैं, दोनों ही क्षेत्रों को लेकर उनकी कहानियां लिखी गई। राजनीतिक विषयों से प्रायः वे सभी विषय आ गए हैं जो भारतीय राजनीति के तत्कालीन ज्वलंत प्रश्न थे। तो प्रेमचंद का साहित्य तत्कालीन परिवेश का जीवंत स्वरूप है और प्रेमचंद के साहित्य को सामाजिक जीवन के निकट देखा जा सकता है। जीवन की समस्याएं उनके साहित्य में निहित हैं। उन्होंने आदर्श आकाशदीप के प्रकाश के स्थान पर जो व्यवहारिक प्रकाश है उसको अपने साहित्य से मंडित किया है। तो प्रेमचंद
ने परिवार एवं समाज की छोटी छोटी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जो नित्य प्रति जीवन में आती हैं और ना सुलझने पर बहुत कुछ विश्रंखल कर देती हैं। तो एक प्रकार से प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त है, उसमें सहृदयता का परिचय प्राप्त होता है और उसमें एक उत्कृष्ट भाव मिलते हैं जिन भावों के द्वारा मानव संस्कृति को साहित्य में अवतरित किया। धन्यवाद।